गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। बारिश का भी मौसम चल रहा है, ठीक है, तो अच्छे से रहिए। अब देखिए हम लोग आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 आज कर रहे हैं। एक्चुअली लेक्चर नंबर 2 में हम लोग सॉल्यूशन का कुछ पार्ट पढ़ेंगे जो ऑलरेडी मैंने हेडिंग भी दे दिया है सॉल्यूशन। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं ये सॉल्यूशन जो है वो क्लास 9 में भी था, सीबीएसई एग्जाम में, आईसीएसई बोर्ड में भी था 9 में, आपके क्लास 11 सीबीएसई में भी है, क्लास 12 आप जब पढ़िएगा उसमें भी चैप्टर नंबर 5 सॉल्यूशन बोलकर चैप्टर दिए। तो सर इसमें सॉल्यूशन हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे। क्लास 11 का सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक जब आप देखिएगा तो उसमें 4 जन दिया है, मोलारिटी, आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये सब आपको दिया हुआ है, पीपीएम ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वो टॉपिक जो जब अभी नया बुक में इंसर्टिंग देखिएगा तो टॉपिक में क्वेश्चन लगता तो नहीं है या डिटेल में बात नहीं किया है, लेकिन जैसे आप एक्सरसाइज क्वेश्चन खोलिएगा वहां पर देखिएगा क्वेश्चन है 1.6, ऐसा करके 2-3 क्वेश्चन वहां अवेलेबल है। तो एक्चुअली लोग पढ़ाते नहीं है, क्यों? क्योंकि लगता है कि नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन अब एक्सरसाइज क्वेश्चन खोलिएगा वहां पर आपको दिख जाएगा। तो मैं आज आप लोगों को एक्चुअली क्या है कि सॉल्यूशन का ही पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं जो आपका 11 और 12 नियरली अबाउट से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग आज सॉल्यूशन का पार्ट पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन बेसिकली आपको पता है कि बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। जैसे मान के चलिए आप घर में एक नींबू पानी पिलाएं, तो नींबू और पानी, तो नींबू हो गया सॉल्यूट, पानी हो गया सॉल्वेंट, ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन वही नींबू पानी में अगर आप चीनी डाल दिए तो ये बाइनरी सॉल्यूशन नहीं होगा। याद रखिएगा बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही हमको पढ़ना है, चाहे वो क्लास 11 हो चाहे वो क्लास 12 हो। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब आपका, जैसे फिर से बोल रहा हूं, घर में आप नींबू पानी बनाए तो एक नींबू और एक पानी, तो पानी में क्या किया, नींबू डाले, तो नींबू जो डाले तो नींबू और पानी आपका दोनों क्या हो गया, एक सॉल्यूट नींबू, सॉल्वेंट वाटर, तो ये जो बना ये होगा बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन वही नींबू पानी में कोई जन नमक डाला या कोई और जन चीनी डाला, ठीक है, तो कोई जन नमक डाला तो कोई जन और चीनी डाला। अभी मान लो नमक और चीनी दोनों डाल दिए, तो नमक और चीनी डालने के बाद क्या हो गया उसका, वो बाइनरी चेंज हो गया, बाइनरी क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम लोग को ऊपर में डील करना है सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर में। अगर हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर में बात करें तो क्लास 12 का भी सेम टॉपिक है, क्लास 11 में भी है, ठीक है। तो हम आपको आज दोनों के ऊपर में बात बताते हैं। देखिए तो सॉल्यूशन में बेसिकली कितने टाइप में बांटूंगा, 2 टाइप। एक हो जाएगा आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट और एक हो जाएगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। यहां पर मैं लिखता हूं टेम्परेचर डिपेंडेंट, ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर डिपेंड्स, और यहां पर मैं लिखा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जो टेम्परेचर पे डिपेंड्स नहीं करेगा, इंडिपेंडेंस, ठीक है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा सर। तो सर टेम्परेचर पे कौन-कौन डिपेंड करता है, सॉल्यूशन का कौन-कौन पार्ट, सॉल्यूशन का पार्ट कौन-कौन डिपेंड करता है, एक है आपका मोलैरिटी, क्या है सर, एक मोलैरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम, ठीक है। दूसरा नॉर्मैलिटी, ठीक है। तीसरा कैपिटल एम फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ये हो गया आपका कैपिटल एफ, ठीक है। 3 नहीं लिखा, एक और लिख देता हूं जो क्लास 9 में था, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज मैंने 4 का लिखा है। ये टेम्परेचर डिपेंड्स है, मतलब जो टेम्परेचर अगर बदलिएगा तो जाहिर सी बात है मोलैरिटी बदलेगा, नॉर्मैलिटी बदलेगा, फॉर्मेलिटी बदलेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बदलेगा, ये चारों बदलेगा क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंस है। अब जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंस है उसकी बात कर ले। टेम्परेचर इंडिपेंडेंस में पहला आएगा मोलैरिटी, क्या, मोलैरिटी,
इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरा मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। एंड द फोर्थ वन इज आपका पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। तो आप देख रहे हो 4 इसमें भी दिया, 4 इसमें भी दिया, ठीक है, 4 इसमें भी दिया और 4 इसमें भी दिया। एक और इसमें मैं बढ़ा देता हूं, फिर तो मैं बढ़ा देता हूं, मास अपॉन मास परसेंटेज, या फिर बोल सकते हो वेट बाय वेट परसेंटेज। अभी देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। एक इस साइड टेम्परेचर डिपेंडेंट, इस साइड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है वो कौन कौन हो गया? आपका मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मोलारिटी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम और मास बाय मास परसेंटेज। तो ये हो गया टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और ये हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो जो हम लोग टेम्परेचर डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट है, मींस बोलने का मतलब जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बोलने का मतलब ये भी है कि टेम्परेचर चेंज करोगे तो क्या क्या चेंज होने वाला है, ये चेंज होने वाला है, ये चेंज नहीं होने वाला है। तो डायरेक्ट नीट के क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिया जाता है, उसमें बोला जाता है कि कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट है या फिर कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वहां पर आपको निकालना है। तो डायरेक्ट यहां से सवाल पूछा जाता है। अब देखिए, अब मैं बता रहा हूं पहला मोलारिटी ग्रुप। मोलारिटी से पहला मैं आपको इसके ऊपर रिपीट कराता हूं, मास बाय मास परसेंटेज। इसे ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ है, मास बाय मास परसेंटेज क्या होगा? इसको बोल सकते हो वेट बाय वेट परसेंटेज ही बोल सकते हो, वेट बाय वेट परसेंटेज ही बोल सकते हो। तो क्या बोलेंगे, फॉर्मूला क्या होता है सर? वेट बाय वेट परसेंटेज। ये सब क्लास 9 का है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम बोलेंगे तो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलेंगे तो मास या वेट वही लिखते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ये भी इजी है, ठीक है। अब मास बाय मास, अब आ रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये तीनों आप क्लास 9 में पढ़े हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ये तीनों आपने पढ़ा है, ठीक है, ये तीनों आपने पढ़ा है। मैं यहां तीनों से एक सवाल पूछूंगा, सिर्फ एक सवाल। फॉर्मूला बहुत इजी है, मास बाय मास परसेंटेज का, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, मास बाय वॉल्यूम का, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। जो ऊपर में है जो नीचे में है, देखिए सिंपल दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, सिंपल है। मैं यहां पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मान के चलिए आपका शुगर दिया हुआ है, मान के चलिए 20 ग्राम, 20 ग्राम शुगर है, ठीक है, और आपको बोला है डिसॉल्व हुआ है किसी में मान लो वाटर में डिसॉल्व हुआ है, 20 ग्राम डिसॉल्व हुआ है किसमें? वाटर में, ठीक है। अब तुम्हें एक क्वेश्चन दिया है कि एक और चीज दिया, क्या बता रहा हूं तुम्हें, रो दे दिया है, मींस ये बहुत कॉमन देगा, ये बहुत है डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, कितना डेंसिटी दे दिया है, सॉल्यूशन एरिया डेंसिटी दे दिया है, मान लीजिए 1.5 ग्राम पर एमएल, सही है, डेंसिटी कितना? 1.5 ग्राम पर एमएल, ठीक है। आपसे बोला है, मान के चलिए आपसे बोला है कि तीनों सवाल में कोई सवाल पूछ दिया, आपसे बोला है
कि एक क्वेश्चन और मैं कर दूं, अच्छा इसमें और डिसॉल्व हुआ है कितना बोला है 80 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया है। चलिए तीन क्वेश्चन, तीन चीज फिर से बोल रहा हूं। शुगर कितना सर 20 ग्राम, वाटर कितना 80 ग्राम, डेंसिटी कितना 1.5 ग्राम पर, ठीक है। तीन चीज दिया है। सॉल्यूट दिया है कितना ग्राम सर 20 ग्राम। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। जाहिर सी बात है जिसको आप मिलाते हैं वो सॉल्यूट, और जिसमें मिलाते हैं वो होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट आपको दे दिया 20 ग्राम, सॉल्वेंट दे दिया 80 ग्राम और डेंसिटी दे दिया 1.5 ग्राम। अब मान के चलिए आपको कोई क्वेश्चन बोला निकालने, मान के चलिए बोला मास बाय वॉल्यूम निकालिए, मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, मान लीजिए मैं लिखा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, सही है। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना 20 ग्राम, बैठा दीजिएगा, मैं बैठा दिया, बट प्रॉब्लम ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन में देख लो नहीं है। लेकिन एक तरीका है निकालने का, क्या देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये फार्मूला होता है। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितना दिया हुआ है सर 1.5, बैठा दो। मास ऑफ सॉल्यूशन ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, तो दोनों को मिला दोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो 20 प्लस 80 कितना हो जाएगा सर 100 ग्राम डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। निकल गया, देख लीजिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इधर आ जाएगा तो 1.5 का नीचे, यानी 1000 by 50। तो मैं यहां पर बैठा तो 1000 by 50 ऊपर चला जाएगा इनटू 100%। चलो क्लियर है, क्लियर है। तो बेसिकली बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है जो क्लास 9 में आप पढ़ के आए हैं, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। खाली कोई चीज याद रखना, डेंसिटी जब देगा तो डेंसिटी का एक फार्मूला रखना मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना, यही है सॉल्यूट यही है सॉल्वेंट, दोनों को मिला दिया मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 100 ग्राम। डेंसिटी दिया है कितना 1.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो 100 by 1.5, 0.5 पॉइंट के लिए ऊपर 10 यानी 1000 by 50, तो 1000 15 चला गया ऊपर, इसको मल्टीप्लाई कर लिया परसेंटेज निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इजी है, ये तीनों फार्मूला से न्यूमेरिकल करना इजी है, ठीक है, कोई हार्ड नहीं है। अब एक तो मैं बता दूं, एक तो एग्जाम में क्या करता है, एक तो सवाल आपको देता है क्या 5% बाय मास, ये टर्म लिखिए, अब कुछ नहीं है, इसका मीनिंग खाली समझना है मुझे। 5% बाय मास इसका मतलब सर, इसका मतलब समझिए 5% बाय मास। एक बात बताइए, तीनों फार्मूला में बाय के बाद यहां पर देखिएगा बाय मास, बाय मतलब कहां रहेगा नीचे, मतलब डिनोमिनेटर पर, याद रखिएगा बाय मास मतलब कहां रहेगा ये नीचे डिनोमिनेटर पर। तो हम लोग क्या पूछते हैं कि डिनोमिनेटर कहां है, नीचे मास हो, मास वाला डिनोमिनेटर खोजिए तो एक हो यहां और कहीं सर, और देखिए कहीं नहीं है, इकलौता ही है ना, ये इकलौता ही है, ध्यान रखिएगा। तो नीचे जो इसका मतलब है कि जो लिखा हुआ है 5% बाय मास, इसका मतलब यही है वो, और कहीं है देखिए नीचे ही मास है मतलब वेट, और कहीं मिला आपको, देखो यही मिला, नहीं मिला ना, तो इसका मतलब 5% बाय मास, इसका मतलब ये है कि उसमें 5 जो है वो सॉल्यूट है और बाकी का 100 क्या है सॉल्यूशन। 5% का मीनिंग बता रहा हूं, 5% मतलब क्या होता है 5 by 100, तो 5 का हो गया आपका, ये हो गया देखो सॉल्यूट, 5 का हो गया सॉल्यूट और 100 का हो गया सॉल्यूशन।
याद रहेगा 5% का मीनिंग समझ गए। तो अगर मान लो लिखा था 20%, तो 20/100, तो 20/100 तो 20 क्या हो जाता है वेट ऑफ सॉल्यूट, और 100 क्या हो जाता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। सही है आंसर। अब देखिए आगे, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक लेके जाता हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी। क्या? मोलैरिटी। मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? कैपिटल एम। फॉर्मूला बहुत इजी है। फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट, या मास ऑफ सॉल्यूट मत लिखो, आप लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका मतलब समझाता हूं। मोलैरिटी एक्चुअली कुछ नहीं है, मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन ही है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? पहले समझाता हूं, पहले बढ़िया समझिए। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। देखो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन बोलो या मोलैरिटी बोलो, एक ही बात है। तो बात यहां पर ये है, इससे मैं आपको कुछ बातें समझाना चाह रहा हूं। देखिए बातें क्या समझाना, मान के चलिए आपको मोलैरिटी लिखा कोई 2.5 कैपिटल M कोई लिखा है 2.5 कैपिटल M, बोलने का मतलब 2.5 लिख दिए इनटू अपने मन से यहां नंबर। देखिए तो उसके बाद जैसे मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 2.5 कैपिटल M, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? एकदम बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। 2.5 कैपिटल M का मीनिंग क्या है? 2.5 कैपिटल M का मीनिंग है, देखिए ऐसे किसको निकालिए 2.5 इनटू कैपिटल M का फार्मूला लगाइए, क्या? नंबर ऑफ मोल्स, शॉर्टकट लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब 2.5 क्या है? मोल्स है और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। इसका मीनिंग यही है 2.5 मोल्स है और वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। मान लीजिए कोई आपको बोला 0.1 कैपिटल है, मतलब 0.1 क्या है? आपका मोल्स है और वॉल्यूम कितना है उसमें? 1 लीटर। मतलब 1 लीटर में कितना मोल्स है? 0.1 मोल्स है। 1 लीटर में कितना मोल्स है? 2.5 मोल्स है। अब एक बात याद रखना, जितना मोल्स ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा, जितना मोल्स ज्यादा उतना कंसंट्रेशन ज्यादा, याद रखिएगा। जितना मोल्स ज्यादा उतना कंसंट्रेशन ज्यादा। आप देख भी रहे हो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो मोलैरिटी बढ़ेगा, मोलैरिटी बढ़ेगा मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगा। क्लियर? मोल्स बढ़ेगा तो मोलैरिटी बढ़ेगा, मोलैरिटी बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब मैं मोलैरिटी को शॉर्टकट में क्या लिख सकता हूं? N/V। एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला मैं लिखता हूं, मोलैरिटी इज इक्वल टू x into d into 10 upon molecular mass of solute। देखिए कितना x हो गया। अब आप बोलोगे सर 10 कहां से है? देखो पहले बता देता हूं x क्या है। x से मान लो कोई भी कंसंट्रेशन का दिया है, मान लो 98% H2SO4, 90% HNO3, तो ये सब क्या है? वो x का वैल्यू है। मतलब जो परसेंटेज दिया है वो किसका वैल्यू है? x का। अभी मैं आपको दिखा देता हूं। एक्चुअली मास ऑफ सॉल्यूट है वो, क्या है? x मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन परसेंटेज है। अभी मैं बता दूंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आपको समझ में आ जाएगा। d क्या है सर? बहुत बेसिक, d है आपका डेंसिटी। d क्या है? डेंसिटी। d है आपका डेंसिटी। 10 कहां से है? वो डिवाइड करके फार्मूला प्रूव करके फिर 10 आया। नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब मैं आपको यहां से एक न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं, ठीक है? एक न्यूमेरिकल सुनना। देखिए न्यूमेरिकल बोलो, ठीक है? एक लिखा हुआ है concentrated H2SO4 has density 1.9 gram per atom and is 99% H2SO4 by mass. Find the molarity of solution. क्या लिखा? Concentrated H2SO4 has a density. Density कितना सर?
डेंसिटी कितना 1.9 ग्राम पर ml, डेंसिटी कितना 1.9 ग्राम पर ml डेंसिटी हो गया, ठीक है। एंड इज 99% H2SO4 बाय मास, मतलब मास कितना, मास परसेंटेज कितना बताया था बाय मास परसेंटेज कितना 99%, दिया, ठीक है। बोला है फाइंड द मोलैरिटी, सिंपल से देखिएगा, फाइंड द मोलैरिटी, बताइए मोलैरिटी का फार्मूला ये लगा x * d * 10 बाय मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, बताइए x कितना, यही बताया था मैंने आपको, अभी यही मास परसेंटेज जो दिया रहेगा वही x का वैल्यू है 99%, नहीं लिखना है, इनटू d, d कितना 1.9, क्लियर, इनटू 10 था, नीचे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ये क्या था सर H2SO4 था, क्या था सर H2SO4, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास लास्ट पिछले क्लास में ही एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला से करा दिया था, कितना आता है 98 आता है, कितना आता है सर 98, दिखा रहा हूं, रुकिए एक सेकंड देखिएगा, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू x into d into 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सही है। अभी मैं x का वैल्यू कितना दिया था 99, d कितना था सर 1 पॉइंट कितना था, d था आपका 1.9, ठीक, और 10 यहां लिख दिया आपने, नीचे मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2SO4 का 98, कोई दिक्कत नहीं है, बस काट लेना आपका आंसर आ जाएगा, काट कर यहां पर आया 19.19, हो गया आंसर, देखो कितना सिंपल सा बन गया, निकल गया मोलैरिटी। मतलब एक बड़ा सा क्वेश्चन को कैसे छोटे तरीके से तुरंत कर दिया जाए, ये इसका तरीका है, कोई दिक्कत नहीं ना, आप समझिए, बेसिक समझ गए। अब दूसरा तरीका, अब मैं आपको मोलैरिटी से रिलेटेड दो और टॉपिक समझाता हूं, मान के चलिए क्लोज करते रहे, एक क्लोज करते रहे, ठीक है। यहां पर मान लीजिए इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाए हुए, चाहे सॉल्यूट और थोड़ा सॉल्वेंट दोनों मिलाए हुए, दो थोड़ा सॉल्यूट थोड़ा सॉल्वेंट मिला के मिलाया हुआ है, इसका मोलैरिटी है m1 मान के चलता, अब वॉल्यूम कितना है इसका v1। अब एक आदमी आया बोला ना, जैसे मान के चलो घर में आप कोई खाना बनाते हो, तो देखना मान ले बनाया है कोई घर में बना हुआ है, तो देखिए उसमें ना पानी कम है, मतलब ग्रेवी कम है, कोई भी खाना बनाया और ग्रेवी देखिए कम है, मान लो घर में तुम्हें खुद से या कोई घर में बना रहा चिकन बनाया या कोई पनीर बनाया, देखिए ग्रेवी कम है, तो क्या करोगे, पानी डालोगे जी, तो हम क्या किए थोड़ा पानी डालें, पानी डालने के बाद ऑटोमेटिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दिख रहा है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो वॉल्यूम बदलेगा तो मोलैरिटी भी तो बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा तो मोलैरिटी भी बदलेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले, और इसको हम लोग बोलते हैं आफ्टर डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन के बाद, डाइल्यूशन से पहले ये था, डाइल्यूशन के बाद ये है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा सर इसका, फार्मूला हो जाएगा m1v1 is equal to m2v2, क्या होगा फार्मूला, m1v1 is equal to m2v2, क्लियर, m1v1 is equal to m2v2। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनिएगा फिर से क्वेश्चन है, देखिए, तो एक आज अभी हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे जो अभी जस्ट हम लोग फॉर्मूला पढ़े, क्या m1v1 is equal to m2v2, ये बिफोर डाइल्यूशन, ये आफ्टर डाइल्यूशन। देखिए क्वेश्चन एक बता रहा हूं, क्वेश्चन एक है concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4, concentrated sulfuric acid aqueous में है कितना 98% H2SO4, सही है, ये क्वेश्चन है। अब उसके बाद बाय मास दिया हुआ है एंड हैज अ डेंसिटी 1.84, डेंसिटी कितना हो गया सर 1.84,
ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दिया हुआ है what volume of the concentrated acid is required to make 5 liter of 0.5 m H2SO4। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं कि आपको ज्यादा प्लस पॉइंट देखा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेटेड aqueous sulfuric acid 98% by mass, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। what volume of the concentrated ठीक है, of the concentrated acid is required, ठीक है, required to make 5 liter of 0.5 capital M H2SO4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है लेकिन तरीका समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन में बता रहा हूं, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड एक्वस H2SO4 98% बाय मास। आपको बताया था बाय मास, तो बाय मास मतलब कितना सर, याद है ना, नीचे कितना 100 होगा, ठीक है, और ऊपर में 98% क्या हो गया, सॉल्यूट का मास। किसका मास हो गया, सॉल्यूट का मास, याद है, बोले थे कैसे लिखना है, 98 क्या हो गया, सॉल्यूट का मास। अब दूसरा बात बोला है कि डेंसिटी भी दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है सर, 1.84, ठीक। अब सुनिए इसके बाद व्हाट वॉल्यूम, यहीं से क्वेश्चन बढ़िया गया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द कंसंट्रेशन एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड इज रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम कंसंट्रेटेड एसिड रिक्वायर्ड होगा। कंसंट्रेटेड एसिड मतलब सर इन द सेंस मोलैरिटी, इन द सेंस मोलैरिटी, कितना मोलैरिटी का रिक्वायर्ड होगा कि 5 लीटर ऑफ 0.5 m H2SO4 बने। सिंपल सा बात है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको बोला है व्हाट वॉल्यूम, मींस आपको पता है M1V1 M2V2 होता है, तो आप देख रहे हैं M2 कितना 0.5, V2 कितना सर 5 लीटर। इधर M1 कहां नहीं बोला है, व्हाट वॉल्यूम M1 नहीं दिया हुआ है, V1 पूछा है आपसे, तो V1 तो नहीं पता, तो बात है कि M1 भी तो नहीं पता। देखिए क्वेश्चन में M1 कहां है, तो हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा, M1, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया है व्हाट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो आपको नहीं पता, तो मोलैरिटी तो पता होना चाहिए, M1 तो पता होना चाहिए, M1 भी नहीं पता है ना, पता। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन से M1 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, तो कैपिटल M निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, x into d into 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, बताया था मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो भैया x क्या है, x मैंने आपको बताया मास ऑफ सॉल्यूट, दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट कितना 98, दिया हुआ है सर मास ऑफ सॉल्यूट 98% मतलब 98, ठीक है, इनटू डेंसिटी कितना दिया हुआ था 1.84, तो 1.84 इनटू 10, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड कितना होता है 1980 होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18.4। देखो सही है, देखो आ गया 18.4, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फार्मूला में सेट कर लेंगे हम लोग, तो बताइए M1 कितना आ गया 18.4, तो V1 यहां से निकल जाएगा सर, निकल जाएगा ना V1, तो V1 का आंसर काट कूट के आ रहा है 135.8, कितना आ रहा है 135.8। रिमेंबर वन थिंग कि आपको इसका आंसर ml में होगा, किसमें ml में, तो इसको क्या कीजिएगा लीटर को कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या 5 लीटर को कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो किसमें आ जाएगा ml में आ जाएगा। सिंपल, वही मैंने बैठा दिया, हो गया न्यूमेरिकल। अब हम लोग एक और फार्मूला को डील करेंगे, एक और फार्मूला समझिए। मान लीजिए एक आपका अगेन ये मैंने लिया कंसंट्रेशन ले रहा हूं, ठीक है, जिसमें इसमें मान लीजिए M1 था और V1 था, मोलैरिटी M1 था और वॉल्यूम V1 था। एक और मैंने कंसंट्रेशन रेडी किया, एक और मैंने कंसंट्रेशन यहां पे रेडी किया, एक और कंसंट्रेशन को क्या किया मैंने रेडी किया, उसका मोलैरिटी और वॉल्यूम दोनों डिफरेंट है, ठीक है।
अब ये दोनों को मैंने क्या किया, मिक्सअप कर दिया, मिला दिया। तो मिला देंगे तो सर एक नया मोलैरिटी होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बदलेगा, नंबर ऑफ मोल्स बदलेगा, मोल्स बदलेगा तो नया मोलैरिटी आएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला क्या होगा, नया मोलैरिटी के लिए जो मिक्सचर फॉर्म में होगा उसका होगा M1 B1 प्लस M2 B2 डिवाइड बाय B1 प्लस B2, ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई इशू नहीं है। अच्छा अब सुनो, कोई दिक्कत नहीं आता तो इस पे भी न्यूमेरिकल लगाया जा सकता है, तो इस पे भी न्यूमेरिकल आप लोग कीजिएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को आप मिला सकते हो, बढ़िया से न्यूमेरिकल इसको बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, अलग से M1 B1 देगा, अलग से का M2 B2 देगा, दोनों को बोलेगा मिक्स करने पे मोलैरिटी क्या होगा। सिंपल सा M1 B1 बैठा देना, M2 B2 बैठा देना, नीचे टोटल वॉल्यूम को ऐड कर देना, मिक्सर का निकल जाएगा मोलैरिटी। कोई इशू है यहाँ पे नहीं है। अब देखिए, अब मैं मोलैरिटी के बाद मोलैरिटी की बात करता हूं, मोलैरिटी के बाद मैं मोलैरिटी की बात करता हूं। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं सर, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी क्या है, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। रिमेंबर किस में लेना होगा, हमेशा केजी में लेना होगा। जैसे मोलैरिटी हमेशा किस में लेते थे, वॉल्यूम, लीटर में, उसी तरह इसको किस में लेना होगा, केजी में लेना होगा। क्लियर है, समझ गए। अच्छा, इसका एक और फार्मूला मैं बहुत फेमस आपको लिख रहा हूं, जो कहीं नहीं लिखा रहता है, वो मैं आपको बता रहा हूं फार्मूला। ध्यान से सुनिएगा, फार्मूला बहुत काम का चीज है। क्या, देखो पहले न्यूमेरिकल कर लो इस पे, या फिर डायरेक्ट फार्मूला बता दो, फार्मूला ही बता दो। देखो न्यूमेरिकल बाद में करते हैं, पहले फार्मूला बता देते हैं। फार्मूला क्या है इसका, आपका सॉल्युबिलिटी, पढ़े हो क्या, सॉल्युबिलिटी इनटू 10, क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी इनटू 10, क्या लिखा, सॉल्युबिलिटी इनटू 10 बाय मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सही है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए ये एकदम नया फार्मूला है, तो ये वाला फार्मूला कब यूज कीजिएगा, जब आपको देगा क्या, सॉल्युबिलिटी मान लो दे दिया, एग्जांपल के तौर पे मान लो, मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको सबसे बढ़िया। देखो ऊपर से तो न्यूमेरिकल इजी है, इसका दिखाता हूं, ये सबसे यूनिक है। मान लो सॉल्युबिलिटी आपको दे दिया, किसी का भी 20 दे दिया, एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, और सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास दे दिया आपको 40 दे दिया, ठीक है, ये क्या दिया, सॉल्युबिलिटी, और ये क्या दे दिया आपको, मॉलिक्यूलर मास। आपको बोला उसका मोलैरिटी निकालिए, तो मोलैरिटी निकालने का सबसे बढ़िया फार्मूला क्या है, सॉल्युबिलिटी कितना, 20 इनटू 10 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना सर, 40, तो कितना आ जाएगा, 2 से कितना काटे, 5, तो बताओ मोलैरिटी कितना आ गया, 5। समझ में आया, मोलैरिटी कितना आ गया, 5। तो ये जो चीज है, सबसे यूनिक चीज मैंने आपको बताया, ये सबसे अलग बताया कि सॉल्युबिलिटी इनटू 10 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन अगर आप बोलोगे तो मैं इस पे करा देता हूं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को करवा दूं, करना है मोलैरिटी पे करना है कि मोलैरिटी पे, जिस पे भी करो। देखो एक और दिया है क्वेश्चन मोलैरिटी का, क्या दिया है बता, देखो क्वेश्चन क्या है, a solution of ethanol in water is 1.6 मोलर, क्या दिया है, 1.6 मोलर। How many grams of ethanol are prepared in 500 gram of the solution? बोल रहा है इथेनॉल कितना बनेगा in 500 gram of the solution। क्लियर, कितना ग्राम सर, 500 ग्राम, ठीक है, और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया है, सही है। देख लीजिए, पहले एक बात बता रहा हूं, फिर जो क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन सुनिएगा।
a solution of ethanol in water, एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल को आप पानी में मिलाए तो उसका मोलारिटी कितना आया 1.6, उसका मोलारिटी कितना है सर 1.6, तो बोल रहा है मोलारिटी 1.6 है, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथेनॉल आर प्रिपेयर्ड इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो बोल रहा है कितने ग्राम आप इथेनॉल प्रिपेयर कर पाइएगा, या हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट, सॉरी कितना ग्राम इथेनॉल प्रेजेंट है 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, कोई दिक्कत, 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। एक बात बताइए, आपका फॉर्मूला क्या था, m का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्लियर, समझ गए बेसिक फॉर्मूला। एक बात बताइए, मोलारिटी दिया है 1.6, बैठा दिया आपने, ठीक है, 500 ग्राम तो सॉल्यूशन क्या है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है सर, देखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया है 500 ग्राम, तो एक बात बताइए, आपको मास पता है सॉल्यूट का कितना, नहीं पता, सॉल्वेंट का कितना नहीं पता, लेकिन आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिला के मास दिया 500 ग्राम, तो एक बात बताइए, अगर मान लीजिए मेरे पास 500 रुपए है, ठीक है, मेरे पास मान लीजिए, मेरे पास नहीं, मान लीजिए 500 रुपए है, किसी को मैंने 100 दिया तो बचा कितना 400 बचा ना, तो उसी तरह आप ही मान लीजिए ना, आप एक जने की हम है 500 रुपए रखा हुआ है, आपको मैंने 400 रुपए दिया, तो मुझे कितना मिलेगा 100, कैसे 500 से माइनस करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो मास, देखिए एक और सुनिए, जो मास ऑफ सॉल्यूट भी नहीं पता, मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं पता, लेकिन टोटल पता है, ठीक, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला बिल्कुल ये पता है हम लोग को, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, किसका, ऑफ सॉल्यूट का, रिमेंबर ऑफ किसका, ऑफ सॉल्यूट का, दिख रहा है, इनटू क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट, समझ में आ रहा फॉर्मूला सर, फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना। अब देखिए एक बात बताइए, गिवन मास कितना मान लिया, x मान लेता हूं, गिवन मास कितना मान लो, x मान लिया x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गिवन मास x मान लिया। अब नीचे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट कौन है सर, देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट है इथेनॉल, सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल जाएगा 12, कार्बन का होता है इनटू 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 इनटू 5 और 1 6 प्लस होगा कितना 16, कितना हो गया 24 और 6 30 और ये 46, क्लियर, क्लियर, तो मैं नीचे बैठा दिया कितना 46 इनटू, अब मुझे एक बात बताइए कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना सर, तो बोलोगे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, जब x आप सॉल्यूट पकड़ लिए तो सॉल्वेंट कितना 500 माइनस x है ना, 500 माइनस x, ये हो गया आपका क्या चीज सॉल्वेंट का मास, लेकिन रिमेंबर ग्राम में है, हमको लिखना किस में है, केजी में लिखते हैं, किस में लिखते हैं सर, केजी में लिखते हैं, तो केजी में लिखने के लिए क्या करना होगा, इसको डिवाइड बाय नीचे 1000 करना होगा, तो यही 1000 को मैं कहां लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, देख लो समझ में आया, 1000 मैंने ऊपर लिख दिया। अब यहां से x का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, यहां से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x का वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा 34.27, कितना है सर 34.27, बताओ समझ में आया, कितना इजी है इजी, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आराम से आंसर निकालो, x का वैल्यू 34.27 निकल गया, बेसिक समझ गए, क्या दिया था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था, क्वेश्चन में दिया हुआ था पहला मोलारिटी दिया हुआ 1.6 और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया था 500 ग्राम, आपसे क्या पूछा था कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है ये बताना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है हम लोगों ने क्या मान लिया, इसको x मान लिया, तो सॉल्वेंट का मास 500 माइनस x हो जाएगा, कॉमन है।
अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर मास जरूरी था निकालना, यहां निकाला मैंने, देखो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना सर, x माना था मैंने, बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इथेनॉल कितना था 46। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना 500 x ग्राम में होता है, इसको केजी बनाने के लिए ऊपर 1000 ले लेंगे, या डिवाइड नीचे 1000 करोगे तो ऊपर ही 1000 आएगा। कैलकुलेट करके देखिए x का वैल्यू कितना है 34.27, ये आपका हो गया ग्राम, ये आपका हो गया ग्राम, इतना आप प्रेजेंट है उसमें। क्लियर, समझ गए। अब नेक्स्ट तो दोनों में कैसे कर दिए। अब आते हैं सर मोल फ्रैक्शन। अब क्या आता है सर मोल फ्रैक्शन, समझिएगा। अब ये टॉपिक ना काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। रिमेंबर जैसे हम लोग मान के चलिए मोल फ्रैक्शन निकालते क्यों हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जिससे आप समझिए। मान लो आपके जो मम्मी पापा हैं आप पे अराउंड साल का कोई 50,000 खर्च करते हैं, कोई 1 लाख खर्च करते हैं, कोई 2 लाख खर्च करते हैं, कोई 20,000 खर्च करते हैं। तो डिफरेंट फैमिलीज का जितना अर्निंग है उसके अकॉर्डिंग वो अपने बच्चे पे खर्च करते हैं। तो मान के चलिए मम्मी पापा आप पे खर्च कर रहे पैसा, और आप खर्च क्यों कर रहे हैं मम्मी पापा, आपको पढ़ाई के लिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप पढ़ाई कर रहे तो रिजल्ट जो भी है, मान लीजिए अगर 100% आ गया, मान लेते हैं 100% आ गया, या मान लेते हैं आपको जो पापा पढ़ाएं आपको नौकरी लग गया, आपको सबसे बड़ी बात है आपको नौकरी लग गया, जॉब लग गया, ठीक है। तो जॉब लग गया तो आप पापा क्या बोलेंगे कि मेरा पैसा पूरा फुल्ली का फुल्ली क्या हुआ यूज हुआ, यूटिलाइज किया आपने, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए अगर ऐसा ना हो, लेकिन मान के चलिए अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए आपको नौकरी लगने में मतलब नहीं लगा, कोई छोटा मोटा नौकरी लगा, तो पापा या मम्मी जो भी मान के चलिए, या आपको ही खुद लगेगा कि पापा मेरे ऊपर इतना खर्चा किया और मुझे इतना इस लेवल का नहीं मिला, इस लेवल का नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, क्योंकि जाहिर सी बात है पढ़ाई उस लेवल पे नहीं की होगी जिस लेवल पे आपको पापा चाह रहे होंगे या मम्मी चाह रही होगी, ठीक है। तो कोई भी इंसान मान के चलिए अगर वो 100% आप पे एफर्ट लगा रहा है, मींस 100% आप पे खर्च कर रहा है, आपको रिजल्ट भी कितना परसेंट मिला, 100% देना होगा। पढ़ाई 100% करनी होगी तभी तो रिजल्ट 100% आएगा। अगर आप पढ़ाई 100% नहीं कीजिए तो रिजल्ट कैसे आएगा। तो मान लीजिए पापा आप पे 100% इन्वेस्ट किए, आप 100% पढ़ने की जगह 70% पढ़ रहे हैं, तो बाकी का 30% क्या हुआ, वेस्ट हुआ ना। तो उसी तरह मोल फ्रैक्शन भी है। मोल फ्रैक्शन क्यों होता है, हम चाहते हैं कि इतना वो डिसॉल्व होगा, इतना वो टूटेगा, बात समझिए, इतना वो टूटेगा, हम चाह रहे हैं टूटे, लेकिन जब वो टूटता है ना तो जितना हम चाहते हैं उससे कम टूटता है, उससे क्या होता है, कम टूटता है, किसी भी वजह से कम टूटता है। तो कम टूटता है तो इसका मतलब ये है कि हर एक जन का मोल फ्रैक्शन अलग अलग होगा, बात समझिएगा, हर एक जन का मोल फ्रैक्शन अलग अलग होगा, ठीक है। मान लीजिए हम 100% एक कंपाउंड को दिए कि जाओ 100% तुम टूटो, वो टूटने गया तो देखा हम देखे 100% नहीं टूट के 70% टूटा, क्या 70% टूटा। क्यों टूटा भाई 70%, कुछ रीजन से टूटा, जो भी रीजन होगा। तो जैसे आप पढ़ाई करोगे तो जाहिर सी बात है आप मोबाइल ज्यादा चलाओगे, क्या होगा 30% आप वेस्टेज कर रहे हो कि नहीं पढ़ाई को, 30% वेस्ट कर रहे हो ना पढ़ाई को। तो वही बात बोल रहे कि अगर आप 100% पापा पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं आपके पढ़ाई के ऊपर, तो आप भी 100% मेहनत कीजिएगा, लेकिन आपने मेहनत किया 70%, 30% वेस्ट हो गया। तो वहीं से आता है एक तरह का रियलिटी में मोल फ्रैक्शन भी, कि हम 100% कोई कंपाउंड लिए और वो टूटा कितना 70%, तो 30% क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब सुनिए तो कैसे निकालेंगे सर इसको, पहले समझिए। मान के चलिए इसको पहले मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो जीटा से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर, जीटा से, याद रहेगा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीटा, एक्स नहीं है, जीटा है, ZETA, जीटा। अब मान लीजिए एक आपको समझा, मान लीजिए कंटेनर लिया आपने, ठीक है, क्या लिया, कंटेनर में आपने डाला मान के चलिए
20 ग्राम आपने कोई भी कंपाउंड लिया, कंपाउंड 20 ग्राम लिया, कितने ग्राम सर? 20 ग्राम लिया, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है, तो डालिएगा तो किसी में तो डालिएगा, मान लीजिए वाटर ही ले, पानी ले, आप चाह रहे 20 ग्राम पूरा डिसॉल्व हो जाए, पूरा का पूरा टूट जाए 20 ग्राम, देखिए 20 ग्राम पूरा नहीं टूटा, 20 ग्राम पूरा नहीं टूटा, या मान के चलिए ऐसा कि 20 ग्राम पूरा कहीं नहीं टूटा, कुछ वजह से होगा, कुछ भी तरीका होगा, तो जो भी टूटा उसके लिए एक निकालने का तरीका है क्या, जीटा, मान लीजिए जो भी आप लिए ए बी सी डी जो भी लिए, ठीक है, उसका जो भी टूटा उसका नंबर ऑफ मोल्स, उसका नंबर ऑफ मोल्स, जो भी टूटा उसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नीचे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्या समझे? देखिए क्या होगा, मान लीजिए x का निकालना चाहते हैं आप मोल फ्रैक्शन, मतलब a का निकालना चाहते हैं आप मोल फ्रैक्शन, ये कितना टूटा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b। b क्या है? वाटर। मान लीजिए आप a ले लिए, मान लीजिए इथेनॉल, समझिए a ले लिया आपने इथेनॉल, तो C2H5OH इथेनॉल बाय इथेनॉल, ठीक है, प्लस क्या, NH2O। क्लियर है क्या? NH2O, यहां पर क्या लिखिएगा, C2H5OH। रिमेंबर, जिसका निकाले उसका ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे, जिसका निकाल रहे हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका ऊपर बाय टोटल नीचे, बोलते हैं रेशियो बाय टोटल रेशियो, रेशियो बाय टोटल रेशियो, ठीक है। अभी देखिए, मान के चलिए आप निकाल रहे हैं वाटर का, निकाल रहे हैं, तो वाटर का कहां जाएगा वो सर, NH2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, NH2O प्लस C2H5OH। समझ गए? यानी दोनों का नंबर ऑफ मोल्स दिखेगा, क्योंकि दोनों ना एक्चुअली, समझिए बात को, कोई भी कंटेनर में आप इथेनॉल लिए, उसके अंदर वाटर है, तो जब वो इथेनॉल टूटेगा, डिसॉल्व होगा, डिपेंड करेगा सॉल्वेंट पे कि नहीं, डिपेंड करेगा। अगर वाटर की जगह तुम और कोई ले लोगे तो जाहिर सा उसमें कम टूटेगा, ठीक है, कुछ और ले लोगे तो और कम टूटेगा, तो मतलब डिपेंड करेगा कि नहीं सॉल्वेंट पे। इसीलिए हमें दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका निकालना है? दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है। रिमेंबर, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मान लीजिए C2H5OH प्लस H2O नेवर बी ग्रेटर देन और लेस देन 1 इज इक्वल्स टू 1। कभी भी दोनों एक से ना ज्यादा ना कम होगा, हमेशा एक के बराबर होगा। हमेशा क्या होगा? एक के बराबर होगा, याद रखिएगा, हमेशा किसके बराबर होगा? एक के बराबर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ one compound plus mole fraction of second compound always equals to 1, never less than 1, never greater than 1, always equals to 1। दोनों का हमेशा कितना होगा? 1 होगा। समझ गए बात? क्योंकि दोनों का मिक्सचर को ही हम लोग, दोनों का मिलाने का टेंडेंसी को ही हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। समझ गए? तो आप सिंपल से अपने पापा से याद रखिएगा कि पापा पे इन्वेस्ट किया, आप कितना पढ़े, ठीक है। अगर आप पापा का जितना पैसा लगा उतना 100% मेहनत किए तो आप कितना, आपका मोल फ्रैक्शन आएगा इक्वल्स टू 100%। कितना परसेंट आएगा? 100%। लेकिन आप नहीं पढ़े उतना, तभी तो कम आ रहा है ना, तभी तो कम आ रहा है। अगर 100% रिजल्ट होता तो हम पढ़ते ही नहीं कभी मोल फ्रैक्शन। बात समझना है? अगर 100% रिजल्ट होता तो कभी हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ते ही नहीं। जाहिर सी बात है, रिजल्ट 100% नहीं होता है तभी हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ना पड़ता है। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गया? तो मैंने आपको 4 टॉपिक समझाया। एक समझाया मोलारिटी, मोलारिटी से 3 फार्मूला, एक सिखाया मोलारिटी, मोलारिटी से 2 फार्मूला, एक सिखाया मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से ये फार्मूला, एक मैं आपको सिखाया क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और एक मास बाय मास परसेंटेज, 6 सिखाया। एक बचा है फॉर्मेलिटी,
एक बचा है नॉर्मलिटी और एक बचा है पीपीएम। तो फॉर्मेलिटी भी क्लास 11 में है, 12 में है, नॉर्मलिटी भी क्लास 12 में है और आपका पीपीएम भी क्लास 12 में है। ऐसे पीपीएम का फॉर्मूला याद रखिएगा, मिलियंस 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई हो जाता है, सिंपल, और कुछ ज्यादा नहीं होता है। उसका नाम ही है पार्ट्स पर मिलियन। वाटर का जो निकाला जाता है स्ट्रेंथ, उसी से निकाला जाता है। क्लियर? अब समझ गए? अब सुनिए, इतना हो जाने के बाद तो आपको न्यूमेरिकल इस पे करना है, 4-5 मतलब 2-2 न्यूमेरिकल कम से कम सब पे कीजिए कि स्कूल में जो एग्जाम में जब आएगा तो आराम से आप न्यूमेरिकल को डील कर सकें। ठीक है, आराम से आप न्यूमेरिकल कीजिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है आपका मोल फ्रैक्शन। लेकिन उससे पहले वो टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? मान लो रिएक्शन होने के बाद जो बच जाता है, सिंपल रिएक्शन होने के बाद जो बच जाता है उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। इसका सिंपल एग्जाम में डेफिनेशन आएगा, सिंपल डेफिनेशन आएगा, आपको ज्यादा नहीं आएगा। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब रिएक्शन होने के बाद जो बच जाता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसके ऊपर में डील होगा क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स में। क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स में वहां मैं इसके बारे में बहुत बढ़िया से बताता हूं। अभी आप लिमिटिंग रिएजेंट जस्ट सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लीजिए और ये याद रखिए कि रिएक्शन होने के बाद जो रिमेनिंग बच जाता है या बोल सकते रिएक्ट नहीं होता है, जो बच गया उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। फिर तो वही बात बोल रहे हैं, आपको इसका भी प्रैक्टिकल एग्जांपल दें तो मान के चलिए कि पापा आपको दिए 100 रुपए चाहिए, कुछ खा पी लीजिए। आप गए 100 रुपए खाए पिए, 20 रुपए बाकी का 80 रुपीस बचा लिए। तो जो 80 रुपीस बचा लिए, पापा बचाने बोले नहीं बोले, लेकिन आप बचा लिए, किसी वजह से बचा है। आपको सेविंग करना था, जो करना था, अब बचा लिया। जो 80 रुपीस बचा है वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट। सिंपल, जो बचाया वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट। जो आप पैसा बचा रहे वही बचाया हुआ लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लियर हो गया बात? समझ गए? तो अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करूंगा, मोल स्टार्ट करूंगा, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट का मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दूंगा, थोड़ा सा, कि नेक्स्ट दिन पढ़ाने में थोड़ा सा मुझे आपको इजी लगे। देखिए मैं एक चीज लिख रहा हूं, बेसिक नेम, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद मोल्स, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम, ठीक है, उसके बाद एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, ये बेसिक है, इतना आप शुरू कर लीजिएगा। नेम क्या हो गया मेरा सर? नेम क्या हो गया? मान लीजिए H2S, एग्जांपल ले लो H2S। H2S का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर? H का 2, S का 32, कितना हो गया? 34 ग्राम पर मोल। मोल्स कितना स्टैंडर्ड मान लोगे सर? 1। वॉल्यूम कितना सर? 22.4 लीटर या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लोग सीसीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीसीबी बोलते हैं। एवोगाड्रो नंबर क्या हो जाएगा सर? एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा 6.022 into 10 के पावर में 23। क्लियर? समझ गए? अभी मैं एक काम करता हूं, इसको CO2 लिखता हूं। क्या लिखता हूं? CO2। मॉलिक्यूलर मास कितना सर? 44। मोल्स नेवर चेंज, वॉल्यूम नेवर चेंज, एवोगाड्रो नंबर नेवर चेंज। इस सब बात किस पे होगा सर? सभी बात किस पे होगा? एसटीपी और एनटीपी पे। किस पे होगा सर? सभी बात एसटीपी और एनटीपी पे। रिमेंबर, किस पे बात करोगे? एसटीपी और एनटीपी पे। देखा, देख अभी मैं एक और फिर से लिख रहा हूं, नेम, फिर मॉलिक्यूलर मास, फिर सर वॉल्यूम, मोल्स पहले लिख लो, फिर वॉल्यूम लिखूंगा, वॉल्यूम, फिर एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है? देख लीजिए, समझ गए? एवोगाड्रो नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन, सफिक्स में कैपिटल ए। ठीक, नेम में लिख रहा हूं, अब लिखूंगा किसका? मान के चलिए NH3 लिखा। ठीक, मॉलिक्यूलर मास कितना सर? 17 ग्राम पर ml पर मोल। मोल्स कितना सर? 1। वॉल्यूम कितना? 22.4 लीटर या फिर 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, या फिर एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 के पावर में 23। सही है? अभी देखिए, फिर मैं लिखा, मान के चलो O2 कितना सर? 32
मोल्स 1, वॉल्यूम सेम, एवोगैड्रो नंबर सेम। अब मैं लिखा, मान के चलो किसका लिखूं, किसका कोई भी बहुत सारा है। SO2 कितना लिखूं, SO2 कितना आता है सर, बोलो बोलो सोचो। S का 32, O का 16, 32 मतलब 64। ये सेम, ये सेम, ये सेम। मीनिंग समझ लो क्या कि चेंज क्या हो रहा है, नेम चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है, मोल चेंज हो रहा है नहीं, वॉल्यूम चेंज हो रहा है नहीं, एवोगैड्रो नंबर चेंज हो रहा है नहीं। फिर से बोलो, नेम चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूलर मास चेंज हो रहा है, मोल चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, एवोगैड्रो नंबर चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है। अब सुनो, मैं चेंज कर सकता हूं कैसे? अगर मैं बोलूं 16 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, 16 ग्राम में वॉल्यूम कितना होता है तब चेंज होगा। पहले बताओ 32 ग्राम में कितना होता है, बोलोगे 22.4 लीटर। तो 16 ग्राम में कितना सर, इसका आधा कितने भी आधा हो जाएगा 11.2 लीटर। सिंपल। उसी तरह 16 ग्राम में मोल्स कितना, तो पहले 32 ग्राम में मोल्स कितना 1, तो 16 ग्राम में कितना आधा 0.5। उसी तरह 16 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर कितना, तो पहले स्टैंडर्ड 32 ग्राम में कितना ये, तो 16 ग्राम में कितना इसका आधा। समझना है? तो जैसे जैसे आप बदलिएगा, अच्छे से एक और बात बता रहे, 64 ग्राम में 64 ग्राम O2 में मोल्स कितना, तो 32 में कितना सर 1, तो 64 में कितना 2। उसी तरह यहां पर 64 ग्राम में वॉल्यूम कितना, ऑटोमेटिक डबल हो रहा है तो ये भी डबल, ठीक है। फिर 64 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर कितना, तो 32 में एवोगैड्रो नंबर 10, तो 64 में कितना डबल। मतलब समझे कि अगर इसमें से कोई एक बदलाएगा तो सब बदलाएगा, कोई एक बदलोगे तो सब बदलोगे। अगर एक को मान लो किसी एक को आधा करो तो सब आधा, किसी एक को डबल करो तो सब डबल, किसी एक को 1/4 टाइम्स करो तो सब 1/4 टाइम्स। समझ गए बात? बेसिक बता रहा हूं, ये बेसिक है, पहले इसको क्लियर कर लेना। किसी एक को हाफ करोगे तो दूसरा भी हाफ, किसी एक को डबल करोगे तो दूसरा भी डबल, सब डबल हो जाएगा। समझ गए बात? इसलिए ध्यान देना, मैंने एक को पकड़ा सब दिखाया, इसको डबल किया सब डबल, इसको हाफ किया सब हाफ। समझ गए बात? समझ गए? तो मोल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट से बताऊंगा। आज के लिए बस देख लो, ठीक है, और अच्छे से घर में पढ़ाई करो जिससे आपका रिजल्ट अच्छा हो। कहीं पे और भी कोई डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।